का आपका जो तीसरा लेक्चर है वो गैशियस एक्सचेंज के मुतालिक है कि गैशियस एक्सचेंज क्या होता है और हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स हैं, एक है एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स। एयर पैसेजवे के जो पार्ट्स हैं वो है नेज़ल कैविटी, फेनिक्स, लेनिक्स, ओरल कैविटी, टंग, एपिग्लोटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकस। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई भी इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। दूसरा पार्ट आ जाता है लंग्स। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के जिन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे वो हैं नेज़ल कैविटी, फेनिक्स और एपिग्लोटिस। तो सबसे पहले हम नेज़ल कैविटी, आपको कैविटी किसी भी खाली जगह को कहते हैं, तो नेज़ल कैविटी आपको नज़र आ रही है। इसकी एक ओपनिंग है बिल्कुल, जो नाक की नोक होती है उसे हम कहते हैं नोस्ट्रल, यानी कि जो आपकी नेज़ल कैविटी है वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट में नोस्ट्रल्स के ज़रिए से ओपन होती है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है फेनिक्स। फेनिक्स आपके पास एक ओपनिंग है, एक मस्कुलर ओपनिंग है और ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है। मतलब अगर फेनिक्स में फूड हो तो उसको एसोफेगस में भेज दिया जाएगा, या आपको पीछे वाली साइड पे एक ट्यूब नज़र आ रही है जिसको ब्लर सा दिखाया गया, और अगर एयर आ रही हो तो उसको इस तरफ आके लेनिक्स की तरफ भेजा जाएगा। तो फेनिक्स जो है ये कॉमन है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। अगर फूड है तो वो पीछे साइड पे एसोफेगस में चल जाएगी, अगर एयर है तो वो लेनिक्स में आ जाएगी। अब इन दोनों को गाइड कौन करता है? इन्हें गाइड करता है एपिग्लोटिस। आपको एपिग्लोटिस नज़र आ रहा है बिल्कुल एक ढक्कन की तरह, ये आपके पास एपिग्लोटिस होता है। जब फूड आ रही हो तो ये एपिग्लोटिस बैकवर्ड आ जाता है और एयर पाइप को कवर कर लेता है और बिल्कुल ट्रैकिया का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है और फूड जो है वो एसोफेगस में चली जाती है। लेकिन अगर एयर आ रही हो तो ये अपनी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन जो आपको इसमें नज़र आ रही है इसमें रहता है बिल्कुल स्ट्रेट, और एयर सीधी लेनिक्स में आ जाती है। अब जब खाना आता है तो खाना इसको धकेल के पीछे की तरफ कर देता है एपिग्लोटिस को, और ये बिल्कुल ट्रैकिया का जो पाथवे है वो क्लोज़ हो जाता है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे लंग्स के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल या वाटर पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे जहरीला होके अटैच हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब अगर गलती से कभी चला जाए तो आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, और जब तक वो पार्टिकल रिलीज़ ना हो जाए तब तक आपको खांसी आती रहती है। तो ट्रैकिया जो है वो बिल्कुल भी फूड और वाटर को अलाउ नहीं करता। इस वजह से एपिग्लोटिस के अंदर जब फूड आ रही हो तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है इसमें कि ट्रैकिया का रास्ता क्लोज़ कर दिया जाता है, और जब एयर ने आना होता है एपिग्लोटिस बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और एयर सीधी आके लेनिक्स से लंग्स की तरफ चली जाती है। तो ये तीनों जो आपके पार्ट्स आज हमने पढ़ने हैं, ये इन तीनों की एनाटॉमी थी। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि ये फंक्शंस क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेज़ल कैविटी का फंक्शन पढ़ें, ठीक है, तो नेज़ल कैविटी आपकी वो चीज़ है जो कि आउटसाइड की तरफ नॉस्ट्रल्स को के ज़रिए से ओपन हो जाती है, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट की एयर के साथ ताल्लुक़ बनाती है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के अंदर एक वॉल होती है, जिस तरह आपने देखा कि आपके नाक के दो पोर्शंस हैं। तो यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि नेज़ल कैविटी को दरमियान में एक वॉल है और दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, और दोनों पोर्शंस में छोटे छोटे हेयर्स हैं और म्यूकस है। म्यूकस एक स्टिकी फ्लूइड होता है जो कि आपकी एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल को, बिल्कुल गम जैसा होता है,
और आपके डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच कर लेता है ताकि आपकी बॉडी में जो एयर इंटर हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। और हेयर्स का क्या काम है, हेयर्स जो हैं ये मॉस्किटोज़ वगैरह या जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। मेन फंक्शन जो है वो हेयर और म्यूकस का जो मेन फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन है। इसके अलावा म्यूकस जो है उसका वही टेम्परेचर होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। तो जब एयर म्यूकस के साथ टच होती है तो उस एयर का टेम्परेचर अगर गर्म है तो भी 37 डिग्री पे आ जाएगा, अगर वो एयर बहुत ठंडी है तो भी 37 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब म्यूकस क्योंकि एक स्टिकी फ्लूइड है और ये गर्म है, जब हवा ठंडी या गर्म इसके साथ टकराएगी तो वो बिल्कुल हमारे बॉडी टेम्परेचर, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो एयर आए उसका टेम्परेचर वो ही हो जो हमारी बॉडी का। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी तब भी हमारे लिए नुकसानदेह, और अगर वो बहुत ठंडी होगी तब भी हमारे बॉडी के फंक्शंस को ख़राब करेगी। तो उसका हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात यह है कि नेज़ल कैविटी का फेनिक्स के साथ ताल्लुक़ कौन बनाता है कि नेज़ल कैविटी डायरेक्ट, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के ज़रिए फेनिक्स के अंदर ओपन होती है। और फेनिक्स क्या है, एक मस्कुलर पैसेज है, एक रास्ता है जो कि मसल्स का बना हुआ है, और ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये फूड और एयर दोनों। वी विल स्टार्ट विद दिस डायग्राम। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लैरिंक्स आफ्टर फेनिक्स, ठीक है। फेनिक्स के बाद आपकी जो थ्रोट है, गला, उसको हम कहते हैं लैरिक्स। और ये लैरिक्स का जो ऊपर वाला पोर्शन, नीचे तो ट्रैकिया है, ठीक है, सर्क्वाइड कार्टिलेज से ऊपर ऊपर और एपिग्लोटिस से नीचे नीचे का जो पोर्शन है ये लैरिक्स है। लैरिक्स में आपको नज़र आ रहा है एक फॉल्स वोकल कार्ड है, एक ट्रू वोकल कार्ड है। फॉल्स और ट्रू का आपके लेवल पे कोई काम नहीं है, आप इन्हें कलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ वोकल कार्ड्स पढ़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिस तरह गिटार में स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं। जब हमारे अंदर एयर इंटर होती है, ठीक है, और फिर हम लिप्स को, चीक्स को, टंग को और जॉस को मूव करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये वाले वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं और इन वोकल कार्ड की मदद से साउंड की प्रोडक्शन होती है। और ये बिल्कुल मैंने आपको बोला है कि गिटार के स्ट्रिंग्स की तरह काम करते हैं वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस पोर्शन को जिसमें ये वोकल कार्ड हैं इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यही वो पोर्शन है जहाँ से साउंड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो ट्रैकिया है, यहीं से आपको स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे उसकी डायग्राम है। ये ट्रैकिया जो है ये पूरा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एयर पाइप भी कहते हैं या विंड पाइप भी कह सकते हैं। और ये एक आपने सुना होगा एक खुराक की नाली होती है और एक हवा की नाली होती है। तो इससे पीछे जो है खुराक की नाली होती है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, और ये आगे हमारा विंड पाइप होता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं। कि अगर हम खाना खाते हुए बातें करें, इस ट्रैकिया में गलती से खाना चला जाता होता है और तब तक हमें खांसी आती रहती है जब तक वो पार्टिकल बाहर ना निकल आए, ठीक है। तो ये आपका विंड पाइप है जो आपका रिस्पायरेशन में नाक के साथ कनेक्टेड होता है और इसके ज़रिए से एयर लंग्स के अंदर जाती है। और ये जो आपका एयर पाइप है इसकी जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। अब इन रिंग्स का क्या फ़ंक्शन होता है? इन रिंग्स का फ़ंक्शन ये होता है कि जिस टाइम ट्रैकिया में हवा नहीं है उस टाइम भी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से ये बचाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जिस तरह आप पानी का पाइप देखते हैं, जब तक बीच में पानी आता रहता है तो वो पाइप का मुंह खुला रहता है। जैसे ही आप पीछे से नलका बंद करते हैं वो सारा पाइप जो है आपका रबड़ का पाइप होता है, आप इसमें पिचक जाता है, कोलैप्स हो जाते हैं, उसके जो सर्कल है वो इस तरह से नहीं रहता। लेकिन ये हमारी बॉडी में सिस्टम मौजूद है कि ट्रैकिया के अंदर यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर हों, सिर्फ आपको दिखाने के लिए उन्होंने ऊपर बनाया, नहीं तो ये इसकी दीवारों के अंदर होते हैं। ट्रैकिया की वॉल्स के अंदर सी शेप कार्टिलेज किसे कहते हैं? नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। जिस तरह आपकी कान की हड्डी है सॉफ्ट सी, उसको कार्टिलेज, यानी कि ये ट्रू बोन नहीं है लेकिन थोड़ी सख्त होती है कार्टिलेज, ठीक है।
और ये ट्रैकिया में मौजूद है और इसका फंक्शन क्या है कि जब एयर ना हो, ये पाइप खाली हो, उस टाइम भी इसको कोलैप्स होने से बच जाती है। ठीक है, तो ये ट्रैकिया जो है इसका फंक्शन हो गया। ट्रैकिया जैसे ही लंग्स में इंटर होता है, ठीक है, चेस्ट कैविटी में जैसे ही इंटर होता है, ट्रैकिया के दो पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट जो है वो राइट लंग में चला जाता है और एक पार्ट जो है वो लेफ़्ट लंग में, यानी कि ट्रैकिया की दो ब्रांचेस बन जाती हैं जैसे ही ये चेस्ट कैविटी के पोर्शन में इंटर होता है। और उन दो ब्रांचेस के नाम अब क्या हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, उन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई जो है वो लेफ़्ट लंग में जा रहा है और एक राइट लंग में, और आप देख रहे हैं कि ब्रोंकाई के अंदर भी वो सी शेप कार्टिलेज मौजूद हैं जो इसको कोलैप्स होने से बचाएंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? एयर पाइप है एसोफिकस के आगे, उसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई, और उन ब्रोंकाई के अंदर भी ये सी शेप कार्टिलेज मौजूद हैं। और दोनों ब्रोंकाई जो हैं वो एक राइट लंग में चला जाता है और एक लेफ़्ट लंग में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी भी इसकी डिवीज़न ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह एक दरख्त होता है उसकी बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, तो अभी भी दो ब्रोंकाई में हुआ है, उसके बाद भी मज़ीद ब्रोंकाई की डिवीजन्स होती हैं। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो ब्रोंकाई हैं, उसके बाद आप देखें इनकी कितनी ज़्यादा छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। अब इनको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रैकिया में भी सी शेप कार्टिलेज हैं और ब्रोंकाई में भी हैं, लेकिन ब्रोंकाई जब मज़ीद डिवाइड होके ब्रोंकियोल बन रहा है तो ब्रोंकियोल बहुत नैरो होते हैं, 1 सेल थिक, यानी कि इनमें सिर्फ एक एट अ टाइम एक ब्लड सेल यानी कि कैपिलरीज जितने पतले होते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर सी शेप कार्टिलेज अब नहीं रहेगा। ठीक है, सी शेप कार्टिलेज सिर्फ ट्रैकिया और ब्रोंकाई तक रहता है, लेकिन जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स बनाते हैं तो उस वक़्त सी शेप कार्टिलेज का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये आपके पास जितने भी सी शेप कार्टिलेज हैं ये सारे ख़त्म हो गए, और अब आपके पास ये सारे ब्रोंकियोल्स जो हैं, ठीक है, ये नैरो होंगे और नैरो होते होते ये जाके बिल्कुल स्मॉल एल्वियोलर डक्ट्स में चल जाएंगे। अब वो एल्वियोलर डक्ट्स आपको साइड पे माइक्रोस्कोप के ज़रिए दिखाई जाती हैं, ये आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, अब ये जितने भी ब्रोंकाई हैं, यानी कि ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकाई के डिवाइड होने से जो ब्रोंकियोल्स बने हैं, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस, अब ये सारी छोटी छोटी ब्रांचेस इस एल्वियोलर डक्ट में, ये आपको ऐसे लग रहा है कि एक डंडी है और उसके साथ जो ग्रेप्स लगे हुए हैं, तो ये जो डंडी आपको नज़र आ रही है ये है एल्वियोलर डक्ट्स, और उसके आगे जो छोटे छोटे ग्रेप्स का बंच नज़र आ रहा है दैट इज़ एल्वियोलाई। अब ये जितने भी ब्रोंकाई हैं सारे के सारे ब्रोंकियोल्स हैं, ये जाके एल्वियोलर डक्ट में ज्वाइन होंगे और वो एल्वियोलर डक्ट आगे जाके एल्वियोलाई के साथ मिली हुई है। अब एल्वियोलाई स्मॉल बहुत सारे आपकी बॉडी में मौजूद है, और मैंने आपको बताया था कि इनका फंक्शन जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है। एल्वियोलाई जो है ये रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कम जगह में हमें बहुत सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। और इनकी जो वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की, इन पे आपको नज़र आ रहा है कि ग्रीन, रेड और ब्लू कलर की कैपिलरीज लपेटी हुई हैं, यानी कि यहाँ पे जो है एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं। इसके लिए आपको चैप्टर 9 का जो टॉपिक है, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट वाले के बाद जो पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि हार्ट के राइट
एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और लंग्स के पास आती है। वो आर्टरी डिवाइड होके कैपिलरीज बनाती है। अच्छा, फिर वो सारी कैपिलरीज एल्वियोलाई की दीवारों पे लिपटी हुई होती हैं और उनसे गैसेस एक्सचेंज करती हैं और वो सारी कैपिलरीज मिल के फिर वेन बनाती हैं। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। और फिर पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में दाखिल होती है और वहाँ से वो पूरी बॉडी को सप्लाई करते। आपका इसमें लास्ट पैराग्राफ है, उसके लिए आप पढ़ लें अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन तो अपनी बुक 9th क्लास वाली से, तो आपको यकीनन समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज़ हैं। कैपिलरीज़ कहाँ से आ रही हैं कि हार्ट से जो आ रही है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके वो डिवाइड होके कैपिलरीज़ बना रही है और वो वाली कैपिलरीज़ फिर आपस में ज्वाइन होके पल्मोनरी वेन बना रही हैं। और एक बात और हमने पढ़ी थी इंटरेस्टिंग, आपको याद होगा कि पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड है और पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नॉर्मली आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। और आज का ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लंग्स के ऊपर है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। और एक मैंने आपसे बोला था कि आपने एक मरतबा रिस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम जब आप एक मरतबा अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको इसका एक एक पार्ट वाज़ेह हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था। और सिर्फ़ एक बच्चे ने ये काम किया है, ठीक है। आप सब ने ये काम करना है, सिर्फ आप ही की फेवर के लिए, मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।